भाग एक। माँ की मौत और वो अजीब सी शांति। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, या शायद यह कहानी नहीं है, बस कुछ बातें हैं जो हुई और जैसा मैंने उन्हें महसूस किया, या शायद महसूस नहीं भी किया। सब कुछ शुरू हुआ, या यूं कहे कि एक मोड़ आया जब मुझे एक तार मिला। तार में लिखा था, माँ का देहांत, अंतिम संस्कार कल, सादर। बस इतना ही। माँ मारेंगो के एक वृद्धाश्रम में रहती थी, शहर से कोई 80 किलोमीटर दूर। सच कहूं तो मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। माँ मर गई, यह एक तथ्य था, जैसे कोई और तथ्य होता है। हाँ, थोड़ा अजीब जरूर लगा कि मुझे अपने दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। मेरे बॉस थोड़े नाखुश दिखे, जो स्वाभाविक भी था। मैंने उनसे कहा, यह मेरी गलती नहीं है। वह चुप रहे। मैंने दोपहर 2 बजे की बस पकड़ी। गर्मी बहुत थी। बस में यात्रियों की भीड़, पेट्रोल की गंध और सड़क की धूल, सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता है। मुझे थोड़ी नींद आ गई। जब मैं जागा तो हम मारेंगो पहुंच चुके थे। वृद्धाश्रम के निदेशक मुझसे मिले। वह एक छोटे कद के सलीकेदार आदमी थे। उन्होंने मुझसे कुछ देर बातें की, माँ के बारे में, उनके अंतिम दिनों के बारे में। मैंने उनकी बातें सुनी, हाँ हूं करता रहा। मुझे बस यह जानना था कि माँ का शव कब देख सकता हूं। उन्होंने मुझे एक कमरे में ले जाकर इंतजार करने को कहा। फिर एक चौकीदार आया और मुझे उस कमरे में ले गया जहां माँ का शव रखा था। कमरा सफेद पुता हुआ था, तेज रोशनी थी। माँ ताबूत में थी, ढक्कन बंद था। चौकीदार ने पूछा कि क्या मैं ढक्कन खुलवाना चाहता हूँ। मैंने मना कर दिया। मुझे लगा, इसकी क्या जरूरत है। चौकीदार वही मेरे पास बैठ गया और बातें करने लगा। वह अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में और यहाँ वृद्धाश्रम में मरने वाले लोगों के बारे में बताता रहा। मुझे उसकी बातें सुनने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पर मैं चुपचाप सुनता रहा। उसने मुझे कॉफी पीने को कहा। मैंने हाँ कर दी। कॉफी पीते हुए मैंने एक सिगरेट सुलगाई। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मैं माँ के शव के सामने सिगरेट पी रहा हूँ, पर फिर सोचा, इससे क्या फर्क पड़ता है। रात भर माँ के कुछ पुराने दोस्त, जो उसी वृद्धाश्रम में रहते थे, वहां आकर बैठे रहे। वे सब चुपचाप थे। कुछ औरतें धीरे धीरे रो रही थी। मुझे उन पर कोई खास ध्यान नहीं गया। मुझे नींद आ रही थी। सुबह हुई। अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। निदेशक फिर आए, कुछ कागजों पर दस्तखत करवाए। फिर हम सब ताबूत के पीछे पीछे कब्रिस्तान तक गए। सूरज बहुत तेज था। गर्मी असहनीय थी। मुझे पसीना आ रहा था और धूप सीधी आंखों में पड़ रही थी। कब्रिस्तान गांव से थोड़ा बाहर था। रास्ते भर माँ की एक दोस्त, मिसेस पेरेज, जो माँ के बहुत करीब थी, धीरे धीरे रोती रही और थक कर पीछे छूट गई। मुझे उन पर तरस नहीं आया, बस यह एक तथ्य था। अंतिम संस्कार जल्दी ही खत्म हो गया। पादरी ने कुछ प्रार्थनाएं पढ़ी। ताबूत को कब्र में उतारा गया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। मुझे बस अल्जियर्स वापस लौटने की जल्दी थी। मुझे लगा जैसे एक बोझ उतर गया हो, एक काम खत्म हो गया हो। जब मैं बस में बैठा तो मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, शायद इसलिए कि अब सब खत्म हो गया था और मैं अपनी जिंदगी में वापस जा सकता था। भाग 2। मेरी, रेमंड और जिंदगी की बेपरवाही। अगले दिन शनिवार था। मैं देर तक सोया। उठकर मैं समंदर किनारे नहाने चला गया। पानी ठंडा और ताजा था। वही मेरी मुलाकात मैरी कार्डोना से हुई, जो पहले मेरे ही दफ्तर में काम करती थी।
हम पहले भी एक दूसरे को पसंद करते थे। हमने साथ में तैराकी की, हंसी मजाक किया। उस शाम हम एक फिल्म देखने गए, एक कॉमेडी फिल्म। मुझे याद है कि फिल्म देखकर हम खूब हंसे थे। रात मैंने मेरी के साथ गुजारी। अगले दिन यानी रविवार को मैरी जा चुकी थी। मैंने देर तक बिस्तर पर पड़े पड़े सिगरेट पी। दोपहर को मैं अपनी बालकनी में खड़ा होकर सड़क पर आते जाते लोगों को देखता रहा। बच्चे खेल रहे थे, लोग बातें कर रहे थे, जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। मुझे यह सब देखने में अच्छा लग रहा था, बिना किसी खास वजह के। सोमवार को मैं वापस काम पर चला गया। सब कुछ सामान्य था। मेरे एक पड़ोसी है, रेमंड सिंटेस। लोग कहते हैं कि वह दलाली का काम करता है, पर मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। रेमंड थोड़ा झगड़ालू किस्म का आदमी है। एक शाम उसने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। उसने मुझे बताया कि उसकी एक प्रेमिका थी जिसने उसे धोखा दिया था। वह उससे बदला लेना चाहता था। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए एक खत लिख दूं, ताकि वह अपनी प्रेमिका को वापस बुला सके और फिर उसे सबक सिखा सके। मुझे खत लिखने में कोई हर्ज महसूस नहीं हुआ। मैंने वैसा ही खत लिख दिया जैसे रेमंड चाहता था। मुझे लगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वह चाहता है तो ठीक है। बाद में रेमंड ने अपनी प्रेमिका को पीटा भी। पुलिस आई। मैंने रेमंड के हक में गवाही दी कि लड़की ने उसे उकसाया था। मुझे लगा, रेमंड मेरा दोस्त है तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। मुझे इन सब चीजों से कोई खास लगाव या विरोध महसूस नहीं हो रहा था। जिंदगी बस चलती जा रही थी और मैं उसके साथ बहता जा रहा था। मैरी अक्सर मुझसे पूछती थी क्या मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं कहता था शायद नहीं। वह पूछती थी कि क्या मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं कहता था अगर तुम चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। उसे मेरी बातें अजीब लगती थी, पर वह फिर भी मेरे साथ रहती थी। मुझे उसका साथ अच्छा लगता था, उसका शरीर अच्छा लगता था, लेकिन प्यार या शादी जैसी चीजों का मेरे लिए कोई खास मतलब नहीं था। एक दिन मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि वह पेरिस में एक नया दफ्तर खोल रहे हैं और क्या मैं वहां जाना चाहूंगा। यह एक अच्छा मौका था। मैंने सोचा क्यों नहीं, जिंदगी बदल जाएगी, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने मैरी से पूछा तो वह भी पेरिस जाने के लिए उत्साहित हो गई, लेकिन मेरे लिए अल्जियर्स या पेरिस सब एक जैसा ही था। भाग 3। सूरज, समंदर और वो गोली जो चल गई। एक रविवार रेमंड ने मुझे, मेरी को और अपने एक दोस्त मेसन और उसकी पत्नी को समंदर किनारे अपने एक दोस्त के बंगले पर चलने को कहा। हम सब तैयार हो गए। मौसम बहुत गर्म था, सूरज आग बरसा रहा था। बंगले पर पहुंचकर हमने खाना खाया, तैराकी की, सब कुछ ठीक चल रहा था। दोपहर में मैं, रेमंड और मेसन टहलने निकले। तभी हमने देखा कि 2 अरब आदमी, जिनमें से एक रेमंड की प्रेमिका का भाई था, हमारा पीछा कर रहे हैं। रेमंड थोड़ा घबरा गया, थोड़ी कहासुनी हुई और रेमंड के हाथ में चोट लग गई। वे अरब चले गए। हम बंगले पर वापस आ गए। रेमंड बहुत गुस्से में था। उसके पास एक रिवॉल्वर थी। थोड़ी देर बाद वह फिर से उन अरबों को ढूंढने निकला और मैं भी उसके साथ हो लिया, बिना किसी खास वजह के। हम फिर उसी जगह पहुंचे। वे दोनों अरब एक झरने के पास छांव में बैठे थे। रेमंड उनसे लड़ने को तैयार था। मैंने उससे रिवॉल्वर ले ली और कहा कि अगर वे हमला न करे तो वह गोली न चलाए। अगर वे हमला करते हैं तो मैं उसे रिवॉल्वर दे दूंगा। वे अरब चुपचाप बैठे रहे और हम वापस बंगले की ओर चल पड़े। लेकिन सूरज की तपिश, वह अजीब सी बेचैनी मेरे सिर पर चढ़ रही थी। बंगले पर पहुंचकर भी मुझे चैन नहीं मिला।
मेरी और बाकी लोग आराम कर रहे थे। मैं अकेला फिर से समंदर किनारे उसी तरफ चल पड़ा जहां वे अरब थे। मुझे नहीं पता मैं क्यों जा रहा था, शायद बस यूं ही। सूरज अब भी आग उगल रहा था, रेत तप रही थी। समंदर की लहरों से टकराकर सूरज की किरणें मेरी आंखों में चुभ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान आग का एक दरिया बन गया हो। मैं उसी झरने के पास पहुंचा। वह अरब रेमंड की प्रेमिका का भाई अब भी वही था, छांव में लेटा हुआ। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह थोड़ा सा हिला, शायद उठने की कोशिश की। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला। सूरज की रोशनी चाकू की धार पर चमकी और सीधे मेरे आंखों में पड़ी। मेरा माथा पसीना पसीना हो रहा था, कनपट्टियां भन्ना रही थी। वह तपिश, वह रोशनी, वह चाकू की चमक, सब कुछ मेरे लिए असहनीय हो गया। मेरा पूरा शरीर तन गया। मैंने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली, उसे कसकर पकड़ा, ट्रिगर दबा और गोली चल गई। मुझे लगा जैसे मैंने दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक दी हो, दुख के दरवाजे पर। गोली उस अरब को लगी, वह हिला नहीं। और फिर मैंने 1, 2, 3, 4 गोलियां और चलाई, उसी बेजान शरीर पर। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, शायद उस तपते सूरज की वजह से, या उस अजीब सी बेचैनी की वजह से, या शायद बिना किसी वजह के। सब कुछ जैसे एक सपने में हो रहा था। भाग 4। कैद, पूछताछ और दुनिया का अजीब तमाशा। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, मुझसे पूछताछ हुई। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया जैसे हुआ था। मैंने यह भी बताया कि मैंने उस अरब पर 5 गोलियां क्यों चलाई, हालांकि मुझे खुद भी इसका कोई ठीक ठीक कारण पता नहीं था। मुझे एक छोटे से सेल में बंद कर दिया गया। शुरू में थोड़ा अजीब लगा, पर धीरे धीरे मुझे इसकी आदत हो गई। मेरे पास करने को कुछ खास नहीं था। मैं सोता था या खिड़की से बाहर देखता रहता था। मुझे मैरी की याद आती थी, उसके शरीर की, उसकी हंसी की, पर यह कोई गहरा दुख नहीं था, बस एक हल्की सी कमी महसूस होती थी। मुझसे एक मैजिस्ट्रेट पूछताछ करने आता था। वह एक अजीब आदमी था। वह बार बार मुझसे पूछता था कि मुझे अपनी माँ की मौत पर दुख क्यों नहीं हुआ, मैंने उस दिन रोया क्यों नहीं। वह जानना चाहता था कि क्या मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं। मैंने कहा नहीं। यह सुनकर वह बहुत परेशान हो जाता था। उसे लगता था कि मैं एक राक्षस हूं, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई भावना नहीं है। वह चाहता था कि मैं पश्चाताप करूं, मैं रोऊं, मैं ईश्वर से माफी मांगूं, पर मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मेरा वकील भी मुझसे मिलने आता था। वह एक अच्छा आदमी था, पर मुझे उसकी बातें भी ज्यादा समझ नहीं आती थी। वह मेरे केस के बारे में, गवाहों के बारे में और जूरी को कैसे प्रभावित करना है, इस बारे में बातें करते रहता था। मुझे लगता था जैसे यह सब किसी और के बारे में हो रहा हो, मेरा इससे कोई लेना देना न हो। जेल में रहते हुए मुझे एहसास हुआ कि समय का कोई मतलब नहीं रह गया है। दिन और रात एक जैसे गुजरते थे। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी की कुछ चीजें याद आती थी, समंदर, सिगरेट, मैरी, पर यह कोई गहरी तड़प नहीं थी। मुझे लगता था जैसे मैं हमेशा से यही था, इसी सेल में, और हमेशा यही रहूंगा। कभी कभी मुझे उस दिन की याद आती थी जब मैंने उस अरब को गोली मारी थी। मुझे उस तपते सूरज की, उस चमकते चाकू की याद आती थी, पर मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, न कोई गर्व। वह बस एक घटना थी जो हो गई। भाग 5। मुकदमा और मेरा बेगानापन।
सब एक नाटक सा। फिर मेरा मुकदमा शुरू हुआ। अदालत का कमरा लोगों से भरा हुआ था। पत्रकार, वकील और बस तमाशा देखने आए लोग। मुझे कटघरे में खड़ा किया गया। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूं। सरकारी वकील ने मेरे खिलाफ जोरदार भाषण दिया। उसने कहा कि मैं एक पत्थर दिल इंसान हूं, जिसके अंदर कोई भावना नहीं है। उसने मेरी माँ के अंतिम संस्कार का जिक्र किया कि मैं उस दिन रोया नहीं था, कि मैंने अगले ही दिन एक औरत के साथ संबंध बनाए और कॉमेडी फिल्म देखी। उसने रेमंड के साथ मेरी दोस्ती और उस खत का भी जिक्र किया। उसने कहा कि मैंने उस अरब को जानबूझकर बिना किसी उकसावे के मारा। मेरा वकील मेरी तरफ से दलीलें दे रहा था, पर मुझे उसकी बातों में भी कोई दम नहीं लग रहा था। वह कह रहा था कि मैंने गुस्से में या शायद सूरज की गर्मी से परेशान होकर गोली चलाई। गवाह आए, वृद्धाश्रम के निदेशक, चौकीदार, मैरी, रेमंड, मैसन, सबने वही कहा जो सच था, पर उनकी बातों को इस तरह पेश किया जा रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूं, समाज के लिए खतरा हूं। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि मेरे मुकदमे में उस अरब की मौत से ज्यादा मेरी माँ की मौत पर मेरे व्यवहार की चर्चा हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे उस हत्या के लिए नहीं, बल्कि अपनी माँ के अंतिम संस्कार पर न रोने के लिए सजा दी जा रही है। मैं चुपचाप सब कुछ देखता और सुनता रहा। मुझे लग रहा था जैसे यह सब एक नाटक है और मैं इसका एक पात्र हूं। लेकिन मुझे अपनी भूमिका ठीक से पता नहीं है। मुझे न गुस्सा आ रहा था, न डर लग रहा था, न ही कोई और भावना। बस एक अजीब सा बेगानापन था, जैसे मैं वहां होकर भी वहां नहीं था। जूरी ने मुझे दोषी पाया और मुझे मौत की सजा सुनाई गई, गिलोटिन से सर कलम करने की सजा। जब जज ने फैसला सुनाया तो अदालत में एक खामोशी छा गई। मुझे तब भी कुछ खास महसूस नहीं हुआ। यह भी एक तथ्य था जिसे स्वीकार करना था। भाग 6। मौत का इंतजार और दुनिया की खामोशी, प्यारी बेपरवाही। अब मैं अपनी सेल में मौत का इंतजार कर रहा था। मेरे पास सोचने के लिए बहुत समय था। मैं अक्सर अपनी माँ के बारे में सोचता था, मैरी के बारे में और उस तपते हुए सूरज के बारे में। एक दिन जेल का पादरी मुझसे मिलने आया। वह मुझसे ईश्वर के बारे में, पश्चाताप के बारे में और मरने के बाद जिंदगी के बारे में बात करना चाहता था। मुझे उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है और मैं अपना यह बचा हुआ समय ईश्वर या उसकी और जिंदगी के बारे में सोचकर बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने उससे कहा कि मैं किसी चीज पर विश्वास नहीं करता और मुझे अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं है। पादरी बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि मेरा दिल पत्थर का है, पर मैं उसे कैसे समझाता कि मुझे मौत से डर नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे इस बात की शांति थी कि मैंने अपनी जिंदगी वैसे ही जी जैसी मैं जीना चाहता था, बिना किसी झूठ के, बिना किसी दिखावे के। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। मैं सोचने लगा कि मैंने एक अच्छी जिंदगी जी है। हाँ, शायद मैं दूसरों जैसा नहीं था, शायद मुझ में वे भावनाएं नहीं थी जो समाज उम्मीद करता है, पर मैं अपने प्रति सच्चा था। मुझे याद आया कि मेरी माँ भी अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में शायद ऐसा ही कुछ महसूस करती होंगी, दुनिया से एक तरह का अलगाव, एक तरह की शांति। और फिर एक रात जब मैं अपनी सेल में अकेला था, मुझे अचानक एक अद्भुत एहसास हुआ। मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया के सबसे बड़े रहस्य को समझ लिया हो। मुझे लगा कि यह दुनिया, यह कायनात हमारी भावनाओं की, हमारी उम्मीदों की, हमारे दुखों की कोई परवाह नहीं करती।
यह बस है, अपनी गति से चल रही है, अपनी खामोश बेपरवाही में। और इसी बेपरवाही में, इसी उदासीनता में एक अजीब सी कोमलता थी, एक अजीब सा अपनापन था। मुझे लगा जैसे मैं इस दुनिया के साथ, इसकी इस खामोश बेपरवाही के साथ एक हो गया हूँ। और मुझे पहली बार सच्ची खुशी महसूस हुई, सच्ची आज़ादी महसूस हुई। मुझे लगा कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, और अगर मुझे फिर से जीने का मौका मिले तो मैं शायद अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीऊँगा जैसे मैंने जी है।